बीकॉम सेकेंड ईयर के प्यारे विद्यार्थियों, अपने पूंजी लाभ का जो पाठ चल रहा है कैपिटल गेन्स का, इसमें मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में समझाया था कि पूंजी लाभ किसे कहते हैं, पूंजी लाभ कैसे उत्पन्न होता है। अब उसके बाद दूसरी जो बात इस चैप्टर में आती है वो ये कि जो पूंजी संपत्तियां हैं वो दो प्रकार की होती हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स, दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति और अल्पकालीन पूंजी संपत्ति। इसी तरह से जो आपके कैपिटल गेन है वो भी दो तरह से, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दीर्घकालीन पूंजी लाभ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अल्पकालीन पूंजी लाभ। तो अब बात ये आती है कि लॉन्ग टर्म असेट्स किसे कहेंगे, दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति, और अल्पकालीन पूंजी संपत्ति किसे कहेंगे। ये आपके दिमाग में जो आयकर के प्रावधान दिए गए हैं उसके हिसाब से जो परिभाषा दी गई है उसके आधार पे आपको डिसाइड तय करना आना चाहिए कि ये दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति है और ये अल्पकालीन पूंजी संपत्ति है। जब ये तय हो जाता है कि कौन सी संपत्ति अल्पकालीन है पूंजी संपत्ति, कौन सी दीर्घकालीन है, तो उसके बाद अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स तो दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति को बेचोगे तो आपके कौन सा कैपिटल गेन होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, और अल्पकालीन पूंजी संपत्ति को बेचोगे तो आपको कौन सा कैपिटल गेन होगा, अल्पकालीन पूंजी लाभ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब इसमें बात ये समझने की है कि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स किसे कहेंगे और शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स किसे कहेंगे। देखिए इसमें क्या है कि अवधि का चक्कर है, जो स्वामित्व है, जो व्यक्ति या संस्था पूंजी संपत्ति बिक्री कर रही है उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि उस बिक्री करने वाले व्यक्ति के पास इसका पूंजी संपत्ति का स्वामित्व कितने अवधि से है। 1 वर्ष से मालिक है, 2 वर्ष से मालिक है, 3 वर्ष से मालिक है, 4 वर्ष से मालिक है, या 12 माह से कम अवधि से मालिक है, 6 महीने से मालिक है। ये अवधि आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि कैपिटल असेट्स, जो व्यक्ति अभी कैपिटल असेट्स का हस्तांतरण कर रहा है, हस्तांतरणकर्ता जो ट्रांसफरर है, उसके पास वो संपत्ति कितने समय से है, ये समय अवधि का ध्यान आपको विशेष तौर पर रखना पड़ेगा। उसके आधार पे आप डिसाइड कर सकोगे कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स है या शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स है। ठीक है, तो जिस दिन आप संपत्ति का हस्तांतरण कर रहे हो उस दिन आपको ये तय करना है कि इस संपत्ति का जो स्वामित्व है वो बिक्री करने वाले के पास कितनी अवधि से है। तो वो अवधि उस जिस समय उसने वो संपत्ति पूंजी संपत्ति खरीदी वहाँ से और हस्तांतरण वाले दिन तक गिन लो आप कितनी अवधि उसके स्वामित्व में रही है। तो इसमें आपको क्या है कि आयकर के प्रावधानों में दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति की कोई विशेष परिभाषा नहीं दी गई है। तो इसको समझने के लिए आपको क्या है कि दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति के लिए ये कहा गया है कि ऐसी पूंजी संपत्ति जो अल्पकालीन पूंजी संपत्ति नहीं है, बाकी बची हुई दीर्घकालीन पूंजी संपत्तियां हो जाएंगी। यानी कि जोर दिया जा रहा है इस बात पे कि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स है, अल्पकालीन पूंजी संपत्ति है, उसको आप ध्यान से पढ़िए। यानी जो संपत्ति अल्पकालीन पूंजी संपत्ति नहीं है वो क्या है, दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति मानी जाएगी, कही जाएगी। तो अब इसमें आपको करना क्या है कि मैंने आपको बताया स्वामित्व कितने अवधि से है बिक्री करने वाले व्यक्ति के पास, इसका विशेष आपको ध्यान रखना है। तो दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति के लिए क्या कहा गया है, ऐसी पूंजी संपत्ति जो अल्पकालीन पूंजी संपत्ति नहीं है, दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति मानी जाएगी। अब इसमें आपको अल्पकालीन पूंजी संपत्ति किसे कहा गया है इसको आप ध्यान से सुनिए, ध्यान लगाइए। इसमें निम्नलिखित संपत्तियां अल्पकालीन पूंजी संपत्तियों में शामिल होती हैं। नंबर 1 पॉइंट में बताया गया है मूल्य ह्रास योग्य संपत्तियां, डेप्रिसिएबल एसेट्स।
जिन संपत्तियों का व्यापार में प्रयोग होता है, व्यापार पैसे में जिन पे ह्रास स्वीकृत होता है, उनको डेप्रिसिएबल एसेट्स कहा जाता है। और डेप्रिसिएबल एसेट्स जो है उनको हमेशा अल्पकालीन पूंजी संपत्ति माना गया है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स माना गया है। ऐसी संपत्तियां जिन पर आयकर अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत मूल्य ह्रास स्वीकृत किया गया है, उन्हें अल्पकालीन पूंजी संपत्ति में शामिल किया जाता है। मूल्य ह्रास योग्य संपत्तियों को धारण करने की अवधि महत्वहीन है, कब वो खरीदी उसका ध्यान ही नहीं देना। अरे आयकर अधिनियम में जिन संपत्तियों में ह्रास स्वीकृत होता है, बिजनेस प्रोफेशन में मैंने इससे डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में आपको बताया था डेप्रिसिएबल एसेट्स किसे कहते हैं। तो डेप्रिसिएबल एसेट्स जो है उनको हमेशा अल्पकालीन पूंजी संपत्ति माना गया है। वो कब से स्वामित्व में है ये महत्वहीन है, इसका ध्यान ही नहीं देना आपको। डेप्रिसिएबल एसेट्स को अगर आप हस्तांतरण करोगे तो आपको अल्पकालीन पूंजी लाभ या पूंजी हानि होगी, उसको अल्पकालीन ही माना जाता है डेप्रिसिएबल एसेट्स को। दूसरा, गैर मूल्य ह्रास योग्य संपत्तियां, नॉन डेप्रिसिएबल एसेट्स। ऐसी संपत्तियां जिन पर मूल्य ह्रास नहीं लगता है वे भी अल्पकालीन पूंजी संपत्तियां हो सकती हैं। यह निर्णय संपत्ति को धारण करने की अवधि पर निर्भर करता है कि मालिक के पास कितने अवधि से यह संपत्ति है। इन्हें निम्न 4 भागों में बांटा गया है, यानी पीरियड ऑफ ओनरशिप के आधार के ऊपर। नंबर 1, यदि कुछ विनियोगों का धारण करने की अवधि 12 माह से अधिक नहीं है, 12 माह से अधिक नहीं है, निम्नलिखित संपत्तियां 12 माह अथवा कम अवधि में हस्तांतरित करने पर अल्पकालीन पूंजी संपत्ति कहलाती हैं। कंपनी के समता एवं अधिमान अंश जो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हों, लिस्टेड हों, भारतीय यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के सूचीबद्ध यूनिट्स हों, धारा 10-23 में वर्णित पारस्परिक कोष के सूचीबद्ध यूनिट्स जो समता अंशों में विनियोग करते हों, ऋण पत्र, बॉन्ड्स एवं सरकारी प्रतिभूतियां जो भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हों, लिस्टेड हों, शून्य कूपन बॉन्ड्स का शोधन। अब इसमें जो मैंने आपको बताई है, इसमें प्रथम 3 प्रकार के विनियोग 10 जुलाई 2014 के पूर्व सूचीबद्ध के साथ असूचीबद्ध भी हो सकते थे, परंतु अब सूचीबद्ध की दशा में 1 वर्ष और असूचीबद्ध की दशा में 2 वर्ष तक धारण करने का प्रावधान है। लिस्टेड और अनलिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कोई संपत्ति लिस्टेड होती है या अनलिस्टेड, अगर उसमें लिस्टेड नहीं है तो अनलिस्टेड मानी जाएगी। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, यदि अचल संपत्ति धारण करने की अवधि 24 माह से अधिक नहीं है। संपत्ति जब से बिक्री करने के वाले के पास जो ओनरशिप है, जो कब से उसने खरीदी आज बिक्री कर रहा है, कितने समय से उसके पास है, यदि अचल संपत्ति धारण करने की अवधि 24 माह से अधिक नहीं है, 1 अप्रैल 2017 से अचल संपत्ति, भूमि तथा भवन की दशा में यदि हस्तांतरण अचल संपत्ति प्राप्त करने की तिथि से 24 माह अथवा कम अवधि में किया गया हो तो पूंजी संपत्ति अल्पकालीन मानी जाएगी। यदि मकान का निर्माण भूमि क्रय करके किया गया है तो भूमि व भवन दोनों के लिए अलग अलग समय के आधार पर पूंजी संपत्ति की समय सीमा ज्ञात की जाएगी, क्योंकि भूमि पहले क्रय होती है किंतु बना बनाया मकान क्रय करने पर इन्हें अलग अलग ज्ञात नहीं किया जाएगा। ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है, यदि धारण करने की अवधि 36 माह से अधिक नहीं है, 36 माह तो 3 साल, सूचीबद्ध अथवा असूचीबद्ध पारस्परिक कोष की ऋण उन्मुख यूनिट्स, लिस्टेड और अनलिस्टेड यूनिट्स ऑफ डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, आभूषण तथा अन्य कोई पूंजी संपत्ति जिन्हें 36 महीने अथवा कम अवधि में हस्तांतरित किया गया हो, अल्पकालीन पूंजी संपत्ति कहलाती है। तो अब इसमें आपको देखो, दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति कौन सी है, जो अल्पकालीन पूंजी संपत्ति नहीं है वो बची हुई कौन सी कहलाएंगी, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स में मैंने आपको 4 बातें बताई हैं। यदि कुछ विनियोग को धारण करने की अवधि 12 माह से अधिक नहीं है, यदि असूचीबद्ध अंशों की दशा में धारण करने की अवधि 24 माह से अधिक नहीं है, यदि अचल संपत्ति धारण करने की अवधि 24 माह से अधिक नहीं है, और लास्ट का पॉइंट आपको बताया यदि धारण करने की अवधि 36 माह से अधिक नहीं है। तो ये संपत्तियों का जो अल्पकालीन दीर्घकालीन जो प्रकार है वो क्यों जरूरी है, वो इसलिए जरूरी डिसाइड करना इसलिए जरूरी है कि भाई संपत्ति को बिक्री करने से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा या शॉर्ट टर्म होगा, ये आपको डिसाइड करना है।
क्यों कि इसमें टैक्स की दरें अलग अलग हैं। लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन है उसमें टैक्स की रेट अलग है, और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसकी टैक्स की रेट अलग है। तो इसलिए अगर कोई आप लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स को बेचोगे, दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति को बेचोगे तो दीर्घकालीन पूंजी लाभ होगा, और अल्पकालीन पूंजी संपत्ति को बेचोगे तो अल्पकालीन पूंजी लाभ होगा। अब कुल मिला के बात ये आती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो पूंजी संपत्ति बेची गई है वो दीर्घकालीन है या अल्पकालीन है। अब दीर्घकालीन और अल्पकालीन कैसे होगी, ये आपको डिसाइड करना है अवधि के आधार पे कि एक बिक्री करने वाला जो मालिक है वो उस संपत्ति का जो मालिक है वो कितनी अवधि से है, कितने महीने से है, कितने महीने से है। भाई 1 महीने से, 2 महीने से, 6 महीने से, 24 महीने से ज़्यादा है, कम है, 36 महीने से ज़्यादा है या कम है। तो इस चीज़ का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, तभी आपको ये चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किसे कहते हैं, ये मैंने इस लेक्चर में आपको समझाने की कोशिश की है। और अगला जो अपना लेक्चर होगा उसमें आपको बताएंगे कि किस तरह से पूंजी लाभों की गणना, कैलकुलेशन किस तरह से की जाती है, किस तरह से कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेंस किस प्रकार से होगा, ये मैं आपको अगले लेक्चर में समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये जो आज का लेक्चर है इसमें आपको समावधि आप ध्यान रखना कि जिस संपत्ति को बिक्री किया जा रहा है उसको खरीदे हुए कितने दिन हो, 12 माह से कम है या अधिक है, 24 माह से कम है या अधिक है, 36 माह से कम है या अधिक है। तो कौन संपत्ति अल्पकालीन पूंजी संपत्ति है, इसका प्रावधान आप अच्छी तरह से ध्यान में कर लें तो दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति आपको अपने आप पता चल जाएगी। आज के लेक्चर में इतना। थैंक यू वेरी मच।